5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान है। हम इकरा, आपके बारे में बहुत चर्चा है, बहुत लोग बात कर रहे हैं। दिल्ली में लोग पूछ रहे हैं कि अरे कैराना में क्या हो रहा है। हम लोग शोज करते हैं तो पूछ रहे हैं कि कैराना गए कि नहीं, वहाँ क्या हो रहा है। बड़ा इंटरेस्ट है लोगों की इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अगर मैं लंदन से पढ़ाई करता लॉ की तो कम से कम पॉलिटिक्स में नहीं आता। आप क्यों आई? घर पर कोई नहीं था, मेरी मम्मी पे मेरे भाई पर झूठे मुकदमे लगाकर दोनों को। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप एक इंटरव्यू सुनेंगे सांसद इकरा हसन का और एक छोटी सी नज्म सुनेंगे शायर इमरान प्रतापगढ़ी की, जिन्होंने मुल्क हिंदुस्तान को लेकर के अपनी मोहब्बत का इजहार किया है और अपनी 750 साल की हुकूमत का, जो हमने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर की है, उसका भी उन्होंने वहां पर जिक्र किया है। और इकरा हसन का इंटरव्यू इसलिए खास होने वाला है, आप सब जानते हैं कि वो पॉलिटिक्स में आने से पहले वो लंदन में पढ़ाई कर रही थी। वहां से पढ़ाई छोड़ करके उन्हें मुल्क हिंदुस्तान आना पड़ा। क्या वजह रही, और उन्होंने उस वीडियो के अंदर अपने वालिद, वालिदा और अपने भाई का जिक्र किया। सारा कुछ इस वीडियो के अंदर आप समाअत करेंगे। चलिए दोनों वीडियो को आप मुकम्मल देखिए। के साथ मौजूद है, उनके कैंपेन ट्रेल में है। वो गंगो विधानसभा में कैराना की पसीना बहा रही है, मेहनत कर रही है। इकरा सिर्फ 28 साल की हैं, लंदन से लॉ ग्रेजुएट हैं और अब सीधे वेस्ट यूपी में अपने पिता की, अपने माँ की विरासत संभाल रही हैं। चौधरी मुनव्वर हसन की बेटी हैं, इनके फादर एमपी रहे, फिर इनकी मदर रही, इनके भाई नाहिद हसन एमएलए हैं। इकरा, आपके बारे में बहुत चर्चा है, बहुत लोग बात कर रहे हैं। दिल्ली में लोग पूछ रहे हैं कि अरे कैराना में क्या हो रहा है। हम लोग शोज करते हैं तो पूछ रहे हैं कि कैराना गए कि नहीं, वहाँ क्या हो रहा है। बड़ा इंटरेस्ट है लोगों की इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अगर मैं लंदन से पढ़ाई करता लॉ की तो कम से कम पॉलिटिक्स में नहीं आता। आप क्यों आई? मेरा भी इरादा नहीं था, कुछ हालात ऐसे बने कि आना पड़ा और उसके बाद एक चीज़ से दूसरी चीज़ और आज हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं पढ़ाई करना चाहती थी, आगे पीएचडी करना चाहती थी, एकेडमिक्स में जाना चाहती थी, तो ये कभी प्लान में नहीं था। बस आ गए। बस आ गए, अब आए हैं तो 100% देंगे। आपके अब मुझे लगता है शायद भाई को, जब आपके नाहिद हसन को इलेक्शन से पहले, विधानसभा इलेक्शन से पहले जेल में डाला, तब आपकी एंट्री हुई, आपने उनके लिए कैंपेन किया जब वो जेल में थे। जी। घर पर कोई नहीं था, मेरी मम्मी पे मेरे भाई पर झूठे मुकदमे लगाकर दोनों को चुनाव प्रचार से दूर कर दिया गया था। मेरे भाई को जेल भेजा था चुनाव से एकदम पहले, तो उस दौरान घर में मैं अकेली थी और मुझे आगे बढ़कर ये जिम्मेदारी संभालनी पड़ी और इसमें सभी लोगों ने मुझे सिखाया हाथ पकड़ कर कि कैसे कैंपेन होनी है। आई वॉज द फेस ऑफ इट, लेकिन जो भी सब किया वो हमारे लोगों ने किया और हम जीत गए। तो एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन, accidental entry, not accidental politician. Not accidental. Now I'm doing it with full interest and with full hope and interest. Full hope and interest. 28 साल की आप हैं, अब आपको लड़ना है प्रधानमंत्री मोदी से। वो यहाँ पर रैली करके गए हैं, योगी आदित्यनाथ 2 बार रैली करके गए हैं, डिप्टी सीएम यहाँ पर आकर के गए हैं, गन्ना मंत्री यहाँ पर आके गए हैं। कैराना तो की गन्ना बेल्ट है। इतने प्रचार के सामने एक 28 साल की लड़की कैसे लड़ रही है? आपकी स्ट्रैटेजी क्या है बीजेपी के एक धुआंधार एक मशीनरी से लड़ने की? मेरी स्ट्रैटेजी पूरे 5 साल की मेहनत की है। 5 नहीं हुए हैं, मेरी मेहनत को 3 साल हुए हैं, लेकिन लगातार लोगों के बीच में प्यार से उनकी परेशानी को जानना, समझना, उठाना, उनके लिए खड़े रहना, ये मेहनत लगातार 3 साल से हम कर रहे हैं। और मेहनत तो ऊपर वाला भी नहीं रखता है, तो एक दिन में आकर कोई उस पर पानी नहीं फेरेगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। पानी नहीं फेरेगा। बड़ा पर्सनलाइज कैंपेन है। आप मैं यहाँ की बेटी हूँ, मैं गांव में, जैसे मैंने आपको देखा कि आप लोगों से मिलती हैं, गले लग रही हैं, आप ये कह रही हैं कि मैं यहाँ आपके बीच रहूँगी। जी, क्योंकि वही हमारे लोगों को चाहिए। पिछले 2 टर्म से जो चुनाव हम देख रहे हैं और जिस तरीके के एब्सेंटी पॉलिटिशियंस भाजपा उतार रही है, ये लोग सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर, योगी जी के चेहरे पर वोट लेते हैं और फिर ये पूरे 5 साल क्षेत्र से गायब होते हैं। यहाँ तक हालात हैं कि हमारे जो माननीय सांसद जी हैं वर्तमान में यहाँ से, उनकी निधि भी पूरी तरीके से लग नहीं पाई है और एंड में आचार संहिता लगने से पहले उन्होंने कुछ जगह पर पत्थर लगाए अपने उसके काम के, लेकिन काम नहीं हुआ है। तो मतलब लास्ट में उनको पास कराया गया जल्दबाजी में,
तो बीच में रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब लोग हमें वोट देते हैं तो वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जब उनको कोई परेशानी होगी, उनके सुख में दुख में, हम वहाँ पर उन्हें मिलेंगे। और जब कोई नहीं मिलता है तो यही सबसे बड़ा एक फैक्टर है जो इस बार भाजपा को लेकर। तो मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं मिलेंगे, इकरा मिलेगी? मोदी जी तो हर सीट पर नहीं जा सकते काम करने के लिए, मुख्यमंत्री नहीं जा सकते। यहाँ पर काम यहीं का स्थानीय जनप्रतिनिधि कर सकता है। ऊपर कितनी भी बड़ी सत्ता हो, उसका लाभ क्षेत्र में एक कड़ी होती है। सत्ता और जनता के बीच में जनप्रतिनिधि एक कड़ी है, वही क्षेत्र तक लाभ ला सकते हैं किसी सत्ता का। और जब जनप्रतिनिधि ही गायब होगा तो कितनी बड़ी सत्ता ऊपर रह ले, लोगों से तो उनका टच रहेगा ही नहीं, सत्ता वालों का। आप इलेक्शन लड़ रही हैं, सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने है कि वेस्ट यूपी में बहुत पोलराइज हो जाता है मामला, सांप्रदायिक हो जाता है मामला। प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया सहारनपुर की रैली में कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं है, मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। विधानसभा चुनाव में हिजाब आ गया था। 2014 में हुकुम सिंह ने कहा था कैराना में पलायन का मुद्दा, हिंदू पलायन कर रहे हैं। तो ये जो कम्युनल हो जाता है चुनाव, सांप्रदायिक हो जाता है चुनाव, वो हमेशा बीजेपी के फेवर में जाता है। उसको कैसे रोक रही हैं आप? वो एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने। कम्युनल हो नहीं जाता है, कम्युनल करने का प्रयास हो नहीं जाता है, कम्युनल करने का प्रयास इनका रहता है, इन्हीं प्रोपेगेंडा के जरिए जो आपने बात करी। लेकिन मेरी नज़र में सिर्फ एक बार सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था जब 2013 के दंगे हुए थे, और उसके बाद 2017 में ये पलायन का मुद्दा उठाया गया था। लेकिन हमारा जो क्षेत्र है, और कैराना में ही उठाया था ये, वहाँ पर लोगों ने जनादेश के माध्यम से इस मुद्दे को रिजेक्ट किया था। 17 में रिजेक्ट किया, 22 के चुनाव में दोबारा इस मुद्दे को उठाया, 22 में रिजेक्ट किया। तो हमारा जो क्षेत्र है ये बहुत पीसफुल क्षेत्र है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जैसा कोई विवाद है ही नहीं। और जब दंगे हुए थे 13 के, तो पहले हमारा जो ज़िला है शामली वो मुजफ्फरनगर का पार्ट था। नया ज़िला बन के अभी अलग हुआ है, तो एडजेसेंट है मुजफ्फरनगर से। लेकिन फिर भी दंगे का प्रभाव कैराना में नहीं आया। यहाँ पर लोगों ने मदद ज़रूर करी, दंगा पीड़ितों को रिहाइश दी, मदद करी, लेकिन दंगे का प्रभाव यहाँ पर महसूस नहीं हुआ। तो यहाँ के लोग अमन पसंद हैं, भाईचारा बनाकर चलते हैं। और 22 में हमारे यहाँ पर तीनों सीटों पर गठबंधन जीता था, भाजपा हारी थी। तो हम लोग इनके प्रोपेगेंडा को यहाँ से फेल करते हैं। पर बीजेपी ये करती है कि बीजेपी यहाँ के पलायन के मुद्दे को ईस्ट यूपी में जाकर इस्तेमाल करती है। तो दूर के क्षेत्र में वो यहाँ के प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करती है, लेकिन यहाँ पर इसका प्रभाव नहीं है। और जैसा मैंने पहले कहा, जब आपका जुड़ाव लोगों से लंबे टाइम तक रहता है तो फिर रिलीजन एक फैक्टर उसमें बनकर नहीं उभरता है। जैसा मैं लोगों से लगातार मिल रही हूँ, हर समाज में जा रही हूँ, तो अब वो आइडेंटिटी कि मैं मुस्लिम हूँ और वो हिंदू हैं, ये ख़त्म हो जाती है जब हम आपस में बैठते उठते हैं। तो ये लंबी मेहनत से ही ख़त्म हो पाएगा, ये एक दिन में पता। 1 साल तो आपने काफ़ी मेहनत की है, 2 साल तो मतलब काफ़ी मेहनत की है। आपको लग रहा है कि जयंत चौधरी आपके साथ होते तो मुश्किलें कम होती? अब जयंत चौधरी बीजेपी के साथ हैं, आपके खिलाफ है। मुझे पता है कि आपकी उनसे मीटिंग्स हुई, मुलाकातें हुई, लग रहा था कि आप उनके सिंबल पे लड़ेंगी, अखिलेश चाहते थे कि आप उनके सिंबल पे लड़ें, वो हुआ नहीं। तो जयंत चौधरी के जाने का नुकसान होगा आपको? बिल्कुल, हमें एक झटका लगा था जब हमें पता लगा, क्योंकि मेरी 1 हफ्ते पहले ही हमारी बात हो रही थी, हमारी ज्वाइनिंग होनी थी, सारी बातें हो चुकी थी, मेरा नाम भी उन्होंने ही आगे पुट फॉरवर्ड किया था। तो जब हालात एकदम बदले तो तब ज़रूर झटका लगा था। लेकिन भाजपा की जो कमियां रही हैं पूरे 5 साल 10 साल के कार्यकाल में, और जो संघर्ष हमने और हमारे यहाँ के जो किसान हैं उन्होंने इकट्ठे किया है, जैसे धरनों पर, और हमने इकट्ठे भाजपा के खिलाफ संघर्ष किया है, 1 साल का आंदोलन चला था। तो ये चीज़ें अभी लोगों के दिमाग में ताज़ा हैं। और भाजपा ने कुछ अपनी तरफ से किसानों के लिए कुछ किया भी नहीं, सिर्फ एक दल को अपने साथ जोड़ने से वो सबको प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें या तो एमएसपी का वादा पूरा कर दिया होता। अब पहले मैनिफेस्टो में भी एमएसपी का वादा था, अब में भी है, ये पूरा कब होगा ये हमारा सवाल है। तो इतना प्रभाव इस बात का नहीं पड़ रहा है, क्योंकि भाजपा बार बार उदाहरण देकर दर्शा चुकी है कि वो किसान विरोधी है, किसान हित के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तो जो किसान वर्ग है, मुझे अब जो हमारा चुनाव उठा है तो उसमें पूरी उम्मीद हमें लग रही है कि ज़्यादा वोट हमें। ऐसा तो नहीं होगा कि जो किसान वर्ग है
खासकर जाट समुदाय, क्योंकि मैं बिल्कुल पर्सनलाइज रख रहा हूँ, मुझे पता है कि यहाँ के इश्यूज, वो बोलेगा बीजेपी हमारे लिए नहीं कर रही है कुछ, हमें भुगतान नहीं हुआ 1-1.5 साल से गन्ने का, अरे चलो अब तो जयंत चला गया, नू कहूँ नू वो जयंत चला गया, अब तो ठीक है, चौधरी चरण सिंह को किस भारत रत्न भी दे दिया, नू करते हैं, चलो ठीक है, इकरा तो अपनी बिटिया है, एक बार चलो मोदी में दे देते हैं, ये कह रहे हैं, कहते हैं लोग, तो ऐसा नहीं एंड में गाली दे के बीजेपी को वोट नहीं, वो ऐसा कह, ठीक बात है आपकी, लेकिन वो 2 बार ऐसा कर चुके हैं, अब तीसरी बार नहीं करेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और उन्हें भी ये चाहिए, देखिए 3 महीने धरना चला हमारे यहाँ, सब बैठे और कोई खुशी में नहीं बैठता है धरने पर, तो हमारे जो माननीय सांसद जी हैं, एक बार भी ये उनका कर्तव्य ही था, जाकर पूछ लेते क्या समस्या थी, वो आए ही नहीं बीच में। तो जब कोई समस्या पूछेगा ही नहीं तो बताएंगे किसको जाकर, तो ये बहुत बड़ा इशू है। और मुझे नहीं लगता कि एकदम से ये विचारधारा की लड़ाई है, वैचारिक लड़ाइयाँ एकदम से नहीं ख़त्म हो जाती, और अभी भी लोगों का मन उधर की तरफ रुझान नहीं बना है, अभी दल मिले हैं, दिल नहीं मिले हैं अभी। दल मिले हैं, दिल नहीं मिले हैं, लेकिन वो जयंत का फैक्टर तो एक है, लगता है इट विल कम टू द पावर, वो आएगा थोड़ा इशू में। तो आपको एक आखिरी सवाल आपसे, और मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि अब इतनी मेहनत कर ली आपने, और मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो आई एम नॉट सीइंग अ 28-year-old लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम यूके टॉकिंग टू मी, एंड आई सी अ पॉलिटिशियन हु इज वेरी वेल आर्टिकुलेट, जो अच्छा बोल रही हैं, तो इसलिए कठिन सवाल भी पूछूंगा आपसे। अखिलेश यादव आपके लिए प्रचार करने नहीं आया अब तक। जी, क्यों नहीं आया अखिलेश यादव के लिए प्रचार करने? क्योंकि ये हमारी ही सोच थी, स्ट्रैटेजी आपकी, हमारी स्ट्रैटेजी, लो प्रोफाइल कैंपेन जी करना है। बिल्कुल, हमारी कैंपेन जैसा आपने कहा, हम पर्सनलाइज्ड और स्ट्रेटेजिक रखना चाह रहे हैं, और हम ये भी इसके साथ साथ जवाब देना चाह रहे हैं कि ये जो इतने 10-15 चेहरे 2-2 बार 3-3 बार यहाँ पर आ रहे हैं, उनको शिकस्त देने के लिए एक अदना सा प्यादा अखिलेश जी का काफ़ी है। आप अदना से प्यादा हैं अखिलेश जी की? मैं छोटी हूँ, मेरा पहला चुनाव है, तो बोला तो होगा कि तुम्हारे लिए प्रचार करने आऊँ, आपने बोला नहीं। उनकी तरफ से हमें कोई कमी नहीं है, उन्होंने शुरू से, देखिए उन्होंने मुझे ही लोन्ड मी आउट टू अनदर पार्टी, तो ही वाज रेडी फॉर एनी, वो आपको आरएलडी को देने को तैयार थे। तो वो हर चीज़ के लिए हमारे चुनाव के लिए तैयार थे, लगातार वो यही कह रहे हैं कि भाई तुम्हें चुनाव जीतना है, मेरी तरफ से जो भी है मुझे बताओ, और एक फ़ोन कॉल पे मेरी सारी बातें जो भी मैं कह रही हूँ वो पूरी हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें बुलाती और वो ना आते, बस ये हमारी स्ट्रैटेजी इस तरह की है कि हम चाह रहे हैं कि हम इसको खुद ही समेट लें चुनाव को, और वो हम कर लेंगे। हमें नहीं तो अखिलेश जी के आने से कम्युनल हो जाएगा इलेक्शन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा क्यों होगा? वो फिर आप भी बुला नहीं रहे? वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो किसी एक समाज अच्छा मैं देख रहा हूँ कि ना इमरान मसूद चाहते हैं कि अखिलेश यादव आए उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, खैर उनकी अलग बातें, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप भी चाह रहे थे, ठीक है, आपको लग रहा है कि पर्सनलाइज कैंपेन करना है, मैं यहाँ की बेटी हूँ वाला कैंपेन है आपका। नहीं, देखिए वो हमारे नेता हैं और उनका हमेशा स्वागत है। पिछली बार वो हमारे 22 के चुनाव में भी आए थे, लेकिन तब भी कैराना बाईपास कर गए थे, तो शामली से वो गुजर गए थे। तो कुछ ये जो चुनाव है इसमें हमारा प्रयास है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, हमारा प्रयास है ज़्यादा लोगों तक पहुँचने का, और जब हम जीतेंगे तो हम अखिलेश यादव जी को बुलाएंगे, तब बुलाएंगे। महिलाएं वोट देंगी, बीजेपी कहती है कि मुस्लिम महिलाएं भी हमें जाके वोट देती हैं, महिलाएं हमें वोट देती हैं, घर की पुरुष है जो करते रहे, महिलाएं हमें ज़्यादा वोट देती हैं। कैराना की महिलाएं इकरा हसन को वोट देंगी, कहेंगी कि 28 साल की लड़की है, मेहनत कर रही है, हमारी बेटी है, हम इसको वोट देंगे। बीजेपी को ये जो मुगालता है, गलत फहमी इतनी उन्होंने पाली हुई है कि मुस्लिम महिलाएं उनके साथ हैं, लेकिन ठीक है, उनको उनकी खुशगुमानी में रहने देते हैं। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई मुस्लिम महिला बीजेपी का सिंबल देखकर खुश ही नहीं है, क्योंकि उनके काम ही ऐसे हैं। वो कभी हमेशा वो समाज को तोड़ने की बात करते हैं, सब विभाजन की बातें करते हैं। तो और मेरे साथ मुझे जो भरपूर समर्थन महिलाओं का मिल रहा है, चाहे वो किसी समाज से हो, किसी धर्म जाति से हो, बहुत प्यार मिल रहा है। और वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि महिलाओं को एक तरीके से इग्नोर किया जाता है, खासकर जहाँ से मैं आती हूँ। महिला ना तो किसी प्रचार में होती है, ना मंच पे होती है, लेकिन मैं अपनी कोशिश में ये करती हूँ कि मैं अगर बाहर बैठक में मिल रही हूँ सबसे, तो मैं घर ज़रूर जाती हूँ। मैं खुद, मेरा डबल एफर्ट और टाइम लगता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं महिलाओं से मिलूँ, अंदर जाके उनकी बात, उनकी समस्या, उनकी जो भी बात है वो पता करने की कोशिश करूँ। और मेरे ख्याल से यही तरीका है कि हम एक दूसरे का साथ, एक दूसरे के लिए रास्ता खोल सकें, वो मुझे आगे बढ़ा सके और मैं आगे बढ़कर उन्हें आगे बढ़ा सकूं। तो यही तरीका है, महिलाएं राजनीति में इसी तरीके से आगे बढ़ पाएंगी। शामली में
कैराना में चर्चा है कि इकरा मेहनत बहुत कर रही है, सब कह रहे हैं इकरा की मेहनत बहुत है, ये कह रहे हैं, पर वो मेहनत के बाद उस मेहनत से वोट पड़ जाए आपको, वो भी एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो उसको नापने के लिए आपकी एक बात जो आप लोगों से कह रहे हैं वो बताइए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं अभी लोगों के बीच में हूँ और अभी मेरे पास कोई इस तरीके से उनकी सेवा करने के लिए कोई माध्यम नहीं था, लेकिन अगर मुझे वो मौका देंगे तो मैं, जैसे आज वो मेरी ज़रूरत में मेरे लिए खड़े हैं, उनकी ज़रूरत में दिन या रात जब भी उन्हें मेरी ज़रूरत होगी, उनकी लड़ाई सड़क पे हो या सदन में मौका मिले, मैं मजबूती से लड़ूंगी। और इसलिए मुझे सभी के आशीर्वाद की ज़रूरत है। और बस तो इकरा से बात, आप लोग 4 दिन बात करें, मैं सारे सवाल पूछे हैं, कुछ एक आध सवाल रह जाएंगे तो जिन पोलिंग होगी उस दिन हम पूछ लेंगे। और 4 जून को पता चलेगा कि इकरा को लोग पसंद कर रहे हैं, पर वो पसंद को वो वोट दे करके इनको पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। और हमजा सुनना, ये मिसरे मेरा तेवर बोल रहा है। अब तक जिन जिन लोगों ने खामोशी ओढ़ रखी है, मैं उन हाथों को भी कसम दे रहा हूँ, पीछे तक एक हाथ उठेगा अगले 2 मिसरे पे। मैं पढ़ता हूँ। पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। ताली वाला मिसरा अगला आ रहा है। 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। एक बहुत छोटे से, बहुत मासूम से शायर की जुबान से 800 सालों की तारीख बोल रही है कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। क्या करूं, फिर से पढ़ दूं? जी मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकविया शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान है। हम बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। शमीम मेरे भाई, मेरे दोस्त, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आखिर ये सियासत, ये हुकूमतें, ये सिस्टम, ये प्रशासन हमारी मासूम नस्लों से क्या उम्मीदें करती हैं?
कभी कभी मैं सोचता हूं, जब हमारे हाथ में शहनाई थमाई गई तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गए। जब हमारे हाथ में सरोद थमाया गया तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन गए। जब हमारे हाथ में तबला थमाया गया तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन गए। याद करिए, जब हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया गया तो हमारी बेटियां सानिया बन गईं। याद करिए कि जब हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया गया तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान, मोहम्मद शमी और जहीर खान बन गए। याद करिए कि हमारे हाथ में जब म्यूजिक दिया गया तो हम इस देश को आस्कर दिलवाने वाले रहमान बन गए। आखिर क्या उम्मीद करते हैं आप हमसे? आपने हमारे हाथ में साइंस दिया तो हम इस देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन गए। बात अब कहता हूं शमीम भाई, चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है, चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है चचा, तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया हो तो हम हाजी मस्तान भी बन गए हो। बट इट्स अ ब्लैक। जिस तरह एक इंद्रधनुष होता है, स्पेक्ट्रम होता है, उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, एक रंग काला भी होता है। ये हमारी जिंदगियों का काला रंग है। मैं सिस्टम से, प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि हमारी इन मासूम नस्लों को उस काले रंग से मत पहचानिए। हमारी जिंदगियों के जो और खूबसूरत रंग हैं, हमें उससे पहचानिए। हम इस मुल्क की तरक्की में शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं। हमें साथ लेकर के चल कर तो देखिए। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का।